डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, ये पॉलिंग के द्वारा दिया गया था और ये एक हाइपोथेटिकल या काल्पनिक कंसेप्ट है, हाइपोथेसिस है, जिसके द्वारा हम जो प्रैक्टिकली जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के काम में इसको लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है और इसके द्वारा हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये होता क्या है। तो हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी है वो लगभग समान होती है और शेप डिफरेंट होती है, ये आपस में मिक्स होकर और ऊर्जा का पुनर्वितरण कर कर लगभग समान ऊर्जा से और विभिन्न आकृति से ये बिल्कुल समान ऊर्जा की और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस परिघटना को या इस प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं और इस प्रोसेस में जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं, फॉर्म हुए हैं, इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, दिशात्मकता का गुण पाया जाता है और इस दिशात्मकता के गुण के कारण इनके बीच में जो अतिव्यापन होता है वो अधिक प्रभावी ढंग से होता है और अधिक प्रभावी ढंग से होने के कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बंध बनने की प्रक्रिया में, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही बंध मजबूत बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके द्वारा जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है वो अधिक मजबूत होता है, अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि CH4 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में पाया जाता है, जबकि CH2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके पीछे का जो रीजन है, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर जो देते हैं उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को सम्मिलित करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, उनका एक बॉन्ड हैवर साइकिल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया है। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कार्बन एटम है इसकी फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो गैसेस स्टेट में ऑलरेडी। रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बन को सॉलिड स्टेट से इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी दी जाती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। उसके बाद में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक्चुअली एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन के बीच में जो सहसंयोजक बंध है इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा रिक्वायर्ड है, एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो अब हमारे पास कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम हैं और यहाँ पर हम कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2px1 2py1। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला जाता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको बोलेंगे हम E1। और यहाँ पर 4 प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2s है, 3 2p है और ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं
और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम E2 के नाम से जानते हैं। कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम Q के नाम से जानते हैं। टोटल प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी हुई है जिसको हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संभवन ऊर्जा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है -18 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम बात करते हैं CH2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो पहली प्रोसेस जिसमें हम कार्बन सॉलिड से इसको कार्बन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस में सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो उतनी अमाउंट में होती है जितनी CH4 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में होती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर CH2 बनने के लिए केवल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में जो सहसंयोजक बंध है इसको डिसोशिएट करने के लिए या इसको तोड़ने के लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है, और इसके बाद में हमारे पास एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम प्राप्त हो गए, और ये आपस में ओवरलैपिंग के द्वारा CH2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, और इस प्रोसेस में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ये होती है -13 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर हम दोनों मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को यदि कंपेयर करें तो CH4 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, वो ज़्यादा है और CH2 के केस में कम है। तो प्रोसेस वही ज़्यादा फिजिबल होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होती है या मुक्त होती है। तो इस बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि CH2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जबकि CH2 मॉलिक्यूल है वो फॉर्म नहीं होता। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि संकरण के प्रोसेस में जो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उनकी एनर्जी लेवल है वो लगभग समान होती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड हो। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये गलत है, वो डिफरेंट क्वांटम नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं। फर्दर हम बात करें कि जो संकरण की प्रक्रिया में कक्षक भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उनकी संख्या क्या है। जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में संकृत कक्षक बनते हैं, और जो संकृत कक्षक बनते हैं उनकी आकृति बिल्कुल समान होती है। थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर परमाणु के लिए हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि इस परमाणु का संकरण यही होगा। वो डिपेंड करता है उसके रासायनिक वातावरण या केमिकल एनवायरनमेंट पर कि उससे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बॉन्डेड हैं या उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स एटम के बीच में कितने हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझें तो एथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन का संकरण है वो sp3 है, जबकि एथिलीन में sp2 है और एसिटिलीन में sp पाया जाता है। फोर्थ रूल की हम बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। हम इससे पहले बात करें कि VBT के अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी अतिव्यापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षक हैं उनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक होता है। इसका मतलब कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो इस सहसंयोजक बंध निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संकरण की प्रक्रिया है उसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। तो कक्षक चाहे वो रिक्त हो, वैकेंट हो या फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, सभी प्रकार के कक्षक है वो संकरण प्रक्रिया में पार्टिसिपेट या भाग ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि जो संकृत कक्षक होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इनका जो
3 डायमेंशनल या त्रिविम में उनका विन्यास होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो अलग अलग हो सकता है। 6th रूल है कि संकरण के द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल की या अणु की ज्यामिति, ज्योमेट्री और उसके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। 7th रूल हम बात करें तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि पॉलिंग की एक हाइपोथेसिस कंसेप्ट है, जिसका उपयोग हम जो प्रैक्टिकली जो फैक्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के काम में लेते हैं। 8th रूल है कि जब हम संकरण को लिखते हैं पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लिए, तो वहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो सिंबल होता है उसके ऊपर संख्या लिखते हैं। तो जितनी संख्या लिखी जाती है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर, उसका मतलब ये होता है कि उतनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल है वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो sp3 संकरण का मतलब है कि यहाँ पर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और p के ऊपर 3 नंबर लिखे हुए हैं, संख्या 3 लिखी हुई है, तो इसका मतलब 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भाग लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जिनमें एक s होता है और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। और संकरण की प्रक्रिया के पश्चात 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।